हमारे जो युवा है, कान में बुंदा पहनने वाले युवा है, हाथ में ब्रेसलेट पहनने वाले युवा है, रिप जीन्स पहनने वाले युवा है, क्लास 9 और 10 में गर्लफ्रेंड घुमाने वाले युवा है। आज के हमारे जो युवा है, जो लड़कों की बात हो रही है, जिसको अग्निवीर बनाने की बात हो रही है, वो फोन पर टिकटॉक बनाते हैं, वो भी फिल्टर कैमरा को लेकर के। तो ऐसे युवाओं को हम अग्निवीर बनाने की बात कर रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि क्लास 9 में अगर मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो हम लूजर है। हम ऐसे युवाओं को अग्निवीर बनाने की बात कर रहे हैं, हम किसी भगत सिंह को नहीं ला रहे, हम किसी बिनोई बादल दिनेश को नहीं ला रहे हैं, हम किसी वीर को नहीं लेकर आ रहे हैं जिसको सिर्फ अग्नि बनाना पड़ेगा। हम एक ऐसे युवाओं को चुनने की कोशिश कर रहे हैं जिनके लिए पब, नाइट क्लब, डिस्को, रिप जीन्स, गर्लफ्रेंड और ये स्नैपचैट पर टिकटॉक ये बहुत मैटर करता है। तो क्या ऐसे युवाओं पर इतना बड़ा रिस्क लेना सही है कि नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, अग्निपथ जो योजना निकाली गई है, जिसमें अग्निपथ में अग्निवीर बनाया जाएगा। अग्निपथ मतलब है आग की राह, आग का रास्ता। अग्निवीर का मतलब होता है आग से बना हुआ जवान। ठीक है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मैंने उसको नुपुर शर्मा के वक्त में भी कंडेम किया था कि मैं प्रोटेस्ट नहीं पसंद करती हूँ। ट्रेन जला देना, बस जला देना, लोगों का मर्डर कर देना, ये कोई तरीका नहीं है अपनी बात को रखने का। बात को रखने का तरीका होता है जिसमें संविधान ने आपको कई आर्टिकल्स बना के दिए हैं, जिसमें आप अपनी बात को कानूनी तरीके से और कानून के दायरे में रख सकते हैं। अब बात आती है कि अग्निपथ में अग्निवीर जो बन रहे हैं उसमें कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। ये बिल है बहुत अच्छा, अग्निपथ योजना एक्चुअली में बहुत अच्छा है। जैसे कि एक योजना बना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना, लेकिन ना बेटी बच रही है ना बेटी पढ़ रही है, लेकिन योजना बहुत अच्छी थी। योजना को जिस तरह से प्रमोट किया गया था वो बहुत अच्छा था। अब अग्निपथ में जो योजना में जो कहा गया है कि 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक के बच्चे को वहां पर अपॉइंट किया जाएगा। अब गरीब बच्चों के सामने में आप सोचिए कि उनके रिटायर होते होते 21 साल में वो रिटायर हो जाएंगे, जो रिक्रूट नहीं होंगे। रिटायर होते होते उनके हाथ में तकरीबन 12 लाख या फिर उससे कुछ ज्यादा पैसा उनको मिलेगा। लेट मी फिनिश। अब सबसे पहला डिसएडवांटेज ये आता है कि कहा गया है अप टू 25%, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साफ लफ्जों में कहा है कि वो 10% रिजर्वेशन ही देंगे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साफ लफ्जों में कहा है कि वो 10% ही रिजर्वेशन देंगे। अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है और ये अग्निवीर वहां पर पहुंचे हैं, जिनको ये पहले से पता है कि हम गोली हवा में मारे या पाकिस्तान के आर्मी पर मारे या हम वहां पर बैठ करके टिकटॉक बनाएं अपने मोबाइल पर और वहां पर से बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे व्यूज ले लें, क्योंकि पता नहीं हम रिक्रूट होंगे भी कि नहीं होंगे और वो 10% में हम आएंगे भी कि नहीं आएंगे या वो 90% में हम छट जाएंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज कि 4 साल जब एक बच्चा अपने घर परिवार को छोड़ करके एक आर्मी की जगह पर रहता है, जो बहुत ही रेप्यूटेड, जो बहुत ही ऑनररी, जो बहुत ही मैनरेबल जगह होता है, उस जगह पर से आने के बाद क्या वो अपने आप को रेगुलर लाइफ में ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा, या मेंटली वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि उस दौरान वो जंग भी देखेगा, उस दौरान वो बहुत सारे हथियार भी देखेगा, उस दौरान वो बड़े बड़े ऑफिसर के रिहाइश को भी देखेगा, उस दौरान वो पैसा भी देखेगा। तो वो सारी चीजें देखने के बाद जब वो दोबारा आएगा तो वो कैसा फील करेगा, वो बैलेंस हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि 21 साल की उम्र में, या जो कहा गया है कि 24 साल तक भी रोका जा सकता है, जब वो कहीं दूसरी जगह जाएगा अपने जॉब के लिए या अपनी नौकरी के लिए या अपने आप को कहीं पर सेटल्ड करने के लिए, उस जॉब में सबसे पहले उससे सवाल यही किया जाएगा कि वहां पर आपका रिजेक्शन क्यों हुआ। तो रिजेक्टेड का टैग
उनके माथे पर 21 साल की उम्र में ही लग जाएगा कि वहां से एक इतनी बड़ी ऑनरेबल जगह से, एक इतने बड़े मतलब रिक्रूट वाली जगह से आप आए हैं और आप रिजेक्ट होकर के आए हैं। तो 21 साल का बच्चा जो रिजेक्टेड का जो टैग लेकर घूमेगा, तब तो उसको किसी या तो मेंटल असाइलम में जाना पड़ेगा या तो फिर उसको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास बैठ करके काउंसलिंग करानी पड़ेगी। योजना इज लाइक अ लैम्प इन द डार्क। आज हमारे देश में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, हर एक आदमी के बाद 50 आदमी अनएम्प्लॉयड है। एक घर में कमाने वाला एक है और 10 आदमी खाने वाला है। लेकिन ऐसे सिनेरियो में अग्निपथ में अग्निवीर बनाने वाली जो योजना आई है वो बहुत खूबसूरत आई है, लेकिन ल्यूपहोल्स इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अब बात आती है कि क्या ये जमाना सिनेरियो वही है जो कभी बिनोई बादल, दिनेश और भगत सिंह का हुआ करता था? क्या वो ये वही वक्त है कि युवा ये सोचेंगे कि हम इसको जॉब की तरह नहीं देखेंगे, हम इसको देश से मोहब्बत की जगह देखेंगे, हम इसको देश के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए देखेंगे? भाई साहब, आज के हमारे जो युवा है, कान में बुंदा पहनने वाले युवा है, हाथ में ब्रेसलेट पहनने वाले युवा है, रिप जीन्स पहनने वाले युवा है, क्लास 9 और 10 में गर्लफ्रेंड घुमाने वाले युवा है। आज के हमारे जो युवा है, जो लड़कों की बात हो रही है, जिसको अग्निवीर बनाने की बात हो रही है, वो फोन पर टिकटॉक बनाते हैं, वो भी फिल्टर कैमरा को लेकर के। तो ऐसे युवाओं को हम अग्निवीर बनाने की बात कर रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि क्लास 9 में अगर मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो हम लूजर हैं। हम ऐसे युवाओं को अग्निवीर बनाने की बात कर रहे हैं। हम किसी भगत सिंह को नहीं ला रहे, हम किसी बिनोई बादल, दिनेश को नहीं ला रहे, हम किसी वीर को नहीं लेकर आ रहे जिसको सिर्फ अग्नि बनाना पड़ेगा। हम एक ऐसे युवाओं को चुनने की कोशिश कर रहे हैं जिनके लिए पब, नाइट क्लब, डिस्को, रिप जीन्स, गर्लफ्रेंड और ये स्नैपचैट पर टिकटॉक, ये बहुत मैटर करता है। तो क्या ऐसे युवाओं पर इतना बड़ा रिस्क लेना सही है कि नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं। मैम, पहले क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी सुबह में एक बहुत अच्छा इंटरव्यू शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वाकई में सिक्योरिटी गार्ड्स की बीजेपी के नेताओं को बहुत ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो चवन्नी के नेता हो, चाहे वो रुपया के नेता हो, लेकिन उनको सिक्योरिटी गार्ड तो मिल जाता है भाई। 20-22 सिक्योरिटी गार्ड लेकर के ऐसे घूमते हैं जैसे लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री वही है। लेकिन अब बात ये आती है कि एक बच्चा 17 साल की उम्र में इसलिए फॉर्म भर करके अग्निवीर बनने गया है अग्निपथ योजना के द्वारा कि वो देश का जवान बनेगा और देश के हित में अपनी जान भी शहीद कर देगा, और बाद में उसकी माँ ये कहलाएगी कि ये देश के वीर की माँ थी, उसकी बहन ये कहलाएगी कि ये देश के वीर की बहन थी। बाद में पता क्या चलेगा कि अच्छा वो कैलाश विजयवर्गीय का सिक्योरिटी गार्ड बन गया है। तो माँ का जो नजर है वहीं पर झुक जाएगा। अब दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि मैं फिर आई रियली स्टिक विथ माई अर्लियर स्टेटमेंट, आई रियली वांटेड टू डू। मैं कह रही हूं कि अग्निपथ योजना बहुत अच्छी है, लेकिन केरला के सीएम ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि योजना बहुत अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सिनेरियो पे, लेकिन अगर इस योजना को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए और लिटरेट लोगों से पूछा जाए। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय का रेप का किस्सा कोई नहीं भूल सकता है। कैलाश विजयवर्गीय का बात को मैं हाथी घोड़ा भी नहीं समझती हूँ, कुछ नहीं समझती हूँ। तो अगर इस बात को स्टैंडिंग कमेटी में भेज करके अगर उसको सही से लिटरेट लोगों के साथ बैठ करके अगर ल्यूपहोल्स को फिलअप किए जाएंगे तो ये योजना वाकई में बहुत अच्छे से बनकर आएगी। आपने तीसरा सवाल किया कि पहले भी 17 से 21 में ही चुना जाता था। मैं आपको ये कह रही हूं कि जो जवान हमारे जाते थे 17 साल में, 15 साल में, 14 साल में, 18 साल में, वो जवान को ये पहले नहीं पता था कि हम 10% चुने जाएंगे। 100 लड़का अगर खड़ा है, उस 100 में उन सबको ये पता रहेगा कि भाई इसमें से तो कोई 10 ही होगा, 90 तो छट ही जाएंगे। तो अब जो एक जवान बनने के लिए, वीर बनने के लिए जो जाता है, और हमारे जो अभी जो सिनेरियो है युवाओं का, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। तो वो युवा जो जाते हैं वीर बनने के लिए, जो ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद फिर कमांडो से कहीं जनरल हो जाते हैं, उनकी बात ही अलग है। इनके तो माइंडसेट पहले ही है कि वो अच्छा, हम तो हो सकता है हम रिजेक्ट भी हो जाए, तो चाइना बॉर्डर पे गोली मारे या ना मारे, हाँ करे ना या ना करे, क्या फर्क पड़ता है। मैम, इसके बाद देखिए, मैं तो इस योजना को बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स में ली थी, पर जब मैंने इस योजना को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा
तब मुझे ऐसा लगा कि देखिए गरीब आदमी के लिए, गरीब लड़के के लिए 15 लाख 20 लाख रुपए बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन क्या हर माँ की औलाद इतनी सस्ती हो गई है कि 4 साल के लिए 12 लाख 15 लाख के लिए वो शहीद होने के लिए भेज देगी कि बाद में हमको कम से कम 12 लाख तो मिल जाएगा। देखिए गरीबी हमारे हिंदुस्तान में ऐसी छा गई है जैसे बरसात में काला बादल भी नहीं छाता है, लेकिन गरीबी ऐसे छा गई है। लेकिन हर माँ को अपना लाल प्यारा है। हाँ, बात अगर वाकई में अग्नि हर वीर को वीर बनाने की बात होती तो मैं इतना जानती हूं कि हमारे हिंदुस्तान की हर माँ अपने बेटे को कुर्बान करने को तैयार होती कि मेरा बेटे के जब तक सांस चल रहा है मेरा बेटा उस बॉर्डर पर लड़ेगा, मेरा बेटा वहां रहेगा, मेरा बेटा वहां करेगा, आप मुझे दे कुछ या ना दे। पर यहाँ तो पहले ही लालच की बात हो जा रही है। यहाँ तो पहले ये कह दिया जा रहा है कि हम 10% को रिक्रूट करेंगे। यहाँ तो वीरों की जो सेंटिमेंट है उसको हर्ट किया जा रहा है। तो ये चीजें मुझे बहुत बुरी लग रही हैं। एक सवाल देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ बता देती हूँ कि 56 इंच का सीना रखने वाला इंसान, ठीक है, जब हाथरस की बेटी का रेप हुआ तो विजिट के लिए नहीं गए। हमारे भारतीय जनता पार्टी में गौ माँ की रक्षा करने वाले का जो सबसे प्रथम मुख है भारत के प्रधानमंत्री, वो सिर्फ अपनी माँ के पास 6 साल में एक बार जाते हैं उनका बर्थडे मनाने के लिए। उनका पैर धो करके शायद पीते हैं या क्या करते हैं वो मुझे पता नहीं है। तो जिसको गौ रक्षा में ज़्यादा मन लगता है और अपनी माँ की रक्षा में और अपनी माँ की तीमारदारी में मन नहीं लगता है, ऐसी पार्टी से आप क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब आपका दूसरा जवाब मैं आपको दे दूँ कि मन की बात जो है ना वो इसलिए करते हैं ताकि पब्लिक से वो अट्रैक्ट हो सके, पब्लिक को वो समझा सके कि वो जो कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम उनका 56 इंच का सीना के ऊपर जो वो 52 करोड़ का जो कपड़ा पहनते हैं वो हम भूल नहीं पाते हैं, वो हमको याद रहता है। उनकी जो लग्जरियस कार होती है वो हमको याद रहती है। तो जनता भूख मर रही है, जनता के पास नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ते ही चली जा रही है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं। देखिए ये एक तरीके से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका है कि भाई तुम महंगाई के बारे में बात मत करो, तुम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात मत करो, तुम ये मत कहो कि बेटी नहीं बच रही है, बेटी ना पढ़ रही है ना बच रही है, तुम ये सारी बातें मत करो। तुम ये देखो कि हम योजना पे योजना क्या ला रहे हैं, चाहे उस योजना का कोई फल निकले या ना निकले, बस हमको योजना लेकर आना है, ये एक बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एथिक्स है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो रूल एंड रेगुलेशंस है, वो बहुत अच्छे हैं। अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये चाह ले कि ये सारे लोगों को शफल करके हम एक नई टीम लेकर आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसी एथिक्स पर बहुत अच्छा काम हो सकता है। ये मेरी सोच है, दिस इज माई परसेप्शन एंड थिंकिंग। देखिए डेफिनेटली आई अग्री नुपुर शर्मा हैड डिलीवर्ड अ वेरी डेरोगेटरी इंसल्टेड रिमार्क अगेंस्ट आर प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, हजरत आयशा को लेकर के। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मौलाना रब्बानी ने भी यही बात कहा था सोशल मीडिया पर, नहीं बल्कि नेशनल टेलीविजन पर? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि नुपुर शर्मा के साथ जो उस वक्त डिबेट में दाढ़ी और टोपी और मुसलमान के ठेकेदार बैठे थे, वो जोर आवाज में चिल्लाकर पूरी आयतें पढ़ देते कि हजरत आयशा 6 साल की तो थी ही नहीं, वो तो 19 साल की थी? ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? ये तो उनकी जिम्मेदारी थी, वो चुप क्यों रह गए? वो हलक में ही घूट क्यों पी गए? जिस तरह से नुपुर शर्मा चिल्ला रही थी, उनको भी तो टीवी डिबेट पर चिल्लाना चाहिए, चुप रहने की तो कोई बात ही नहीं थी। क्यों जाकिर नायक ने कहा कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी बेटी के साथ जना किया करते थे? वाई ओनली नुपुर शर्मा? देखिए हर एक इंसान, फॉरगेट अबाउट कास्ट एंड क्रेड, जो भी किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करेगा, मेरी नज़र में वो गलत है। मेरी नज़र में उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और लीगल एक्शन होना चाहिए। ये जो मीटिंग मिचिल अविरोध ये करने से प्रॉफिट मोहम्मद के शान में बहुत बड़ा ताज नहीं पहना दिया जाएगा। प्रॉफिट मोहम्मद और हमारा इस्लाम बहुत बड़ा है, उसको हमको बचाने की जरूरत नहीं है। हम कौन है? हम लोग तो शायद ये भी नहीं पता है कि जन्नत में जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, 5 वक्त फर्ज की नमाज भी हो पाती है कि नहीं हो पाती है। मुझे ऐसा लगता है कि लीगल व्यवस्था करना चाहिए उन तमाम लोगों के लिए जिसने ये फैलाया है कि हजरत आयशा 6 साल की थी। मैम, जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह जी ने जी अपने लेटर हेड पर लिख करके प्रेस के सामने कहा कि हम हर धर्म को इज्जत देते हैं,
हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेट मी फिनिश 1 मिनट, हर धर्म का सम्मान करते हैं। और नुपुर शर्मा ने जो भी कहा है ये उनका व्यक्तिगत मामला है, पार्टी ने उनको नहीं कहा ये कहने के लिए, ठीक है। नुपुर शर्मा के पक्ष में जिसने भी कहा आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, मैं उसको वैल्यू नहीं देती हूँ। जब भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात को कहना भी अपने शान में गुस्ताखी समझी कि नुपुर शर्मा वर्ड भी वो अपने मुंह से निकाले, क्योंकि वो भी अ काइंड ऑफ टीआरपी। एक भारत का प्रधानमंत्री अगर ये कह रहा है कि मैं नुपुर शर्मा ने जो बोला है मैं उसके लिए कंडेम करता हूं और मुझे मुसलमानों से बहुत मोहब्बत है, तो उसमें टीआरपी बढ़ती नुपुर शर्मा की। तो भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। अब आपने कहा कि मुसलमान अगर बोल देते भगवान राम के लिए, 15 दिन पहले फुरफुरा शरीफ के ताहा सिद्दीकी ने साफ लफ्जों में कहा था कि शिवलिंग को तो बोलो एखाने थाके ओखाने थाके ओखाने थाके। ये क्या है? देखिए, अपना तो दही कोई भी खट्टा नहीं बोलता है, ठीक है। दूसरी एक चीज है कि 9 दिन हमारे भारत के मुसलमान क्या सो रहे थे या वेकेशन पर गए हुए थे? जो गल्फ को गुड मॉर्निंग बोलना पड़ा कि उठो उठो भारत के मुसलमान, जागो जागो, नुपुर शर्मा ने ऐसा डेफामेटरी और डेरोगेटरी रिमार्क दिया है हम लोगों के प्रॉफिट मोहम्मद के लिए। क्या कर रहे थे भारत के मुसलमान? भाई हिजाब के लिए तो लड़ने के लिए मैदान पे उतर जाते हैं, औरतों को वो हमेशा पैर का जूती समझते हैं मुसलमान मर्द, कि भाई उनके हिजाब के लिए भी हम ही लड़ेंगे, उनका हिजाब पहनेंगी औरत, लड़ेंगे हम, चप्पल घिसेंगे हम रोड पे। अरे औरत को लड़ने दीजिए ना, ट्रिपल तलाक बंद होगा, मर्द निकल जाएगा। अरे औरत को लड़ने दीजिए ना कि ना हमको तलाक बहुत पसंद है, तलाक होना चाहिए। मर्द बोल रहा है कि तलाक हमको बहुत पसंद है, तलाक होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गल्फ कंट्री को इंटरवीन क्यों करना पड़ा? क्या भारत के मुसलमान अंधे गूंगे बहरे हैं? वो क्यों नहीं इंटरवीन किए? क्योंकि भारत में इतने बड़े न्यूज चैनल पर तो उसने बैठकर एक बार नहीं बोला है, किसी ने ये भी नोटिस नहीं किया है, 5 बार बोला है, 5 बार। और छोटी बड़ी जगह अगर मिलाइएगा तो 23 बार, छोटी बड़ी जगह अगर मिलाइएगा तो 23 बार। तो 5 और 23, तब कहां सो रहे थे भारत के ये सारे मुसलमान? हिजाब के लिए लड़ने के लिए चले आते हैं चप्पल में थूक लगा करके, और प्रॉफिट मोहम्मद के लिए तब जागते हैं जब गल्फ से कोई आता है, जब गल्फ से कोई बोलता है। तो गलती देखिए हमारे में है, हम मुसलमानों में है, गलती हमारे कौम में है कि हमने 9 दिन के बाद आवाज क्यों उठाई। आज मेरा बेटा अगर कोई गलती करेगा तो डेफिनेटली मैं छुपाने की कोशिश करूंगी। जब कोई बाहर से पड़ोस से आकर कहेगा कि आपके बेटे ने मेरा शीशा फोड़ा है, तब मैं रिएक्शन दूंगी कि बेटा क्यों फोड़ा, और जब तक नहीं कोई आएगा मैं चुप रहूंगी। डेफिनेटली कर देता, डेफिनेटली कर देता। आप अभी कह रही है ना? नहीं, डेफिनेटली कर देता। आपको मैं एक बात बता दूं कि देखिए, गल्फ कतर या आबू धाबी इसने बहुत बाद में बोला। जब एक नॉर्मल जो आदमी था जिसका नाम मोहम्मद जुबैर था, उसने अपने ट्वीट अकाउंट में लिखा है कि वो बाहर रहता है। वो कहाँ रहता है अभी साइबर सेल से पता अब तक नहीं चल पाया है, जो वेरिफिकेशन चल रहा है। उसने जब उसको वीडियो को मर्ज करके थोड़ा बहुत फिर से सेमी एडिट करके जब उसने उसको डाला है, तब पता चला है। और इमीडिएट विद इन 24 आवर्स ये अरुण सिंह जी का जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने ये प्रेस रिलीज इशू कर दिया था। उसके बाद फिर कतर की बात आई है, उसके बाद फिर आबू धाबी की बात आई है, उसके बाद फिर दुबई की बात आई है, यमन की बात आई है, वो बाद में आई है। मैं एज पर नॉलेज नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, आई हैव डॉक्यूमेंट्स। और रही बात नुपुर शर्मा की, तो मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी में रह करके, हमेशा मीडिया के सामने रह करके, मैंने इनको जाकर के, जगदीप धनखड़ को जाकर के मैंने मेमोरेंडम दिया है, सबमिट किया है कि नॉट ओनली नुपुर शर्मा, आप मौलाना रब्बानी के ऊपर भी केस होना चाहिए, जाकिर नाइक के ऊपर भी केस होना चाहिए, और जितने भी मौलाना जो ये कहते हैं या अग्री करते हैं इन फ्रंट ऑफ सोशल मीडिया और कैमरा कि हाँ हजरत आयशा 6 साल की थी तब निकाह हुआ, 9 साल में वो तैयार हो गई थी, उसके लिए, किसके लिए भाई? हाँ, उस जमाने में मौलाना रब्बानी का अपना स्टेटमेंट है कि उस जमाने में लड़कियां 9 साल में उसके लिए तैयार हो जाती थी। अरे भाई साहब, मौलाना हो, थोड़ा सा बाहर भी पढ़ लेते, 9 साल की उम्र में तो मेंसुरेशन नहीं होता है, तो उसके लिए तैयार होना तो बहुत दूर की बात है। और हजरत ज़ैद अलैहिस्सलाम कहाँ चले गए भाई साहब? हजरत आयशा 19 साल की थी जब उनका निकाह हुआ प्रॉफिट मोहम्मद से,
तो उस सिनेरियो को आपको बताने में मुंह में लड्डू क्यों ले लेते हैं? अगर आप कैमरा में लाइव भी करते हैं या कैमरा में यूट्यूब भी बनाते हैं या किसी को आप बाइट देते हैं और आप दाढ़ी और टोपी पहन करके अगर आप मुसलमान के इस्लाम के ठेकेदार बने हैं, हालांकि कुरान के हिसाब से इस्लाम का कोई ठेकेदार नहीं है। हमारा कुरान 30 पारा ये नहीं कहता है कि हमें कोई फुरपुरा शरीफ का पीर ज़्यादा चाहिए या फकीर ज़्यादा चाहिए, ये हम लोग को नहीं चाहिए। हमारे लिए हमारा कुरान काफ़ी है, हमें हदियत भी नहीं चाहिए, हमें इस्लामिक स्कॉलर भी नहीं चाहिए, हमें 30 पारा सिर्फ चाहिए। तो ऐसे मुसलमानों पर क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि जब आप अपने नॉलेज को किसी के साथ शेयर करते हैं तो आप एक्यूरेट शेयर करें, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो प्लीज खामोश रहें, अपने मुंह में लड्डू लेकर बैठे रहें। थैंक यू।